दूर तक जाती सुनसान सड़क और गहरा होता अंधेरा हारिस की परेशानी में इजाफा कर रहा था। एक तो ऊपर से अजनबी शहर, कोई जान पहचान का भी नहीं था। वो परेशान नजरों से अपने चारों अतराफ देख रहा था। बस से उतरने के बाद उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो किस तरफ जाए। उसे लग रहा था उसने यहाँ आने में जल्दबाजी से काम लिया है, पर वो भी क्या करता। गुर्बत ने उसे यहाँ शहर आने पर मजबूर किया था। गांव में ऐसा कोई मुनासिब काम था ही नहीं जिससे वो अपनी माँ और छोटे बहन भाइयों की कफालत करता। वालिद कम उम्री में ही फोत हो गए थे, वो ही घर का बड़ा था। माँ ने उसे शहर आने से पहले समझाया था, मगर उसके सर पर तो शहर आकर नौकरी का भूत सवार था। चल बेटा, अल्लाह मालिक है हारिस, जब यहाँ आ ही गया है तो अल्लाह कोई सबब मुहैया कर ही देगा। वो दिल ही दिल में खुद को तसल्ली देते हुए बैग उठाए अनजान रास्ते की जानिब गामजन था। बढ़ते हुए अंधेरे की वजह से उसे ठीक नजर नहीं आ रहा था कि वो किस तरफ जा रहा है। चलते चलते उसका पैर किसी पत्थर से टकराया था और वो मुंह के बल गिर गया था। उसने गौर किया तो वो कोई कब्र थी। उसके तो बदन में सनसनी सी दौड़ गई। वो जल्दी से घबरा कर कपड़े झाड़ कर खड़ा हुआ। वो उस वक्त किसी कब्रिस्तान में खड़ा था। वो घबरा कर जल्दी जल्दी आगे बढ़ने लगा। चांद की हल्की रोशनी में अब वो बहुत गौर से देखभाल कर चल रहा था और तेज तेज कदम उठा रहा था ताकि वो कब्रिस्तान की हदूद से बाहर निकल आए। बात सुनो बेटा। अपनी पुश्त पर किसी मर्दाना आवाज पर वो इतना खौफजदा हो गया और पलटे बगैर तेज तेज दौड़ने लगा। भागते भागते वो कब्रिस्तान की हद से बाहर निकल आया। अरे बेटा सुनो तो, वो आदमी उसके पीछे आते हुए बोला। डरो नहीं, मैं इधर ही का रहने वाला हूँ। वो उम्र रसीदा आदमी था और हारिस की आंखों में छाए डर को देखकर उसे तसल्ली देने लगा। मैं यहाँ से गुजर रहा था कि मेरी नजर तुम पर पड़ी। इस जगह नए मालूम हो रहे हो। जी, मैं गांव से आया हूँ नौकरी की तलाश में। हारिस जरा मुतमईन होते हुए बोला, पर मैं यहाँ किसी को नहीं जानता और मुझे रिहाइश का भी कोई अता पता नहीं। रिहाइश की तुम फिक्र ना करो, यहाँ करीब ही पास मेरा घर है, वहां तुम रह सकते हो। बूढ़े की पेशकश पर हारिस की खुशी दीदनी थी। पर किराया क्या होगा आपका? किराए की फिक्र नहीं करो, जब तक दिल चाहे रहना। मैं और मेरी बीवी ही होते हैं घर में। हमारा अकेलापन भी दूर हो जाएगा और तुम्हारा रिहाइश का मसला भी हल हो जाएगा। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि इतनी जल्दी उसके लिए इतनी आसानी हो जाएगी। बातें करते करते वो एक घर की जानिब आकर रुक गए। घर काफी पुराना खस्ता हालत का लग रहा था। वो दरवाजा खोलकर उसे अंदर ले आए। घर में दाखिल होते ही अजीब सी ठंडक का एहसास हो रहा था। इतनी गर्मी में भी घर का माहौल अजब सी ठंडक लिए हुए था। बड़ा सहन था जहां पर एक तख्त बिछा हुआ था। सहन की जानिब एक छोटा सा बावर्ची खाना था और दूसरी जानिब छोटा सा एक कमरा था जहां पलंग पर एक बूढ़ी औरत बैठी नजर आ रही थी। सहन में लगे नीम के दरख्त पर बैठी काली स्याह बिल्ली बुरी तरह से हारिस को घूर रही थी। उसकी घूरती नजरों से हारिस को वहशत का एहसास हो रहा था। सहन में बनी सीढ़ियों की जानिब वो बूढ़ा हारिस को लेकर बढ़ा जो ऊपर की जानिब जा रही थी। वो भी आहिस्ता आहिस्ता उनके पीछे सीढ़ियों पर चढ़ने लगा। सीढ़ी के इख्तिताम पर एक छोटा सा कमरा था। कमरे के बिल्कुल बराबर छोटा सा बाथरूम था। ये तुम्हारा कमरा है, वो बूढ़ा उसे कमरे में ले जाते हुए बोला। अब तुम आराम करो, मैं कुछ खाने को लाता हूँ। नहीं नहीं, मैं बस सोना चाहूंगा, बहुत थकन है। चलो जैसे तुम्हारी मर्जी, सुबह मुलाकात होगी। हारिस कमरे का नए सिरे से जायजा लेने लगा। कमरे में कालीन बिछा था, कोने में सिंगल बेड रखा हुआ था और बेड के बिल्कुल सामने 2 कुर्सियां रखी हुई थीं। हारिस एक तरफ बैग रखकर कपड़े निकालकर नहाने चला गया। नहा कर आया तो खुद को काफी फ्रेश महसूस कर रहा था। वो सोने के लिए लेटने से पहले कमरे का दरवाजा बंद करने के बाद खिड़की के दोनों पट बंद करने लगा। वो खिड़की सीढ़ी की जानिब खुलती थी। उसी कमरे में दूसरी खिड़की भी थी जो रोड की जानिब खुलती थी। हारिस उस खिड़की में से देखने लगा तो वहां से नजर आते कब्रिस्तान में उसकी नजर पड़ी। उसने घबरा कर खिड़की बंद कर दी और बेड पर आकर लेट गया। थकावट थी इसीलिए लेटते ही सो गया। सुबह आंख उसकी दरवाजे पर होने वाली दस्तक से खुली। वो जल्दी से बेड से उतरा तो वो बूढ़ा उसे खिड़की से कमरे में झांकता नजर आया। बेटे खोलो,
उसने दरवाजा खोला तो वो हाथों में नाश्ते की ट्रे लिए खड़ा था। बेटा नाश्ता करके नीचे आ जाना। नाश्ता करके हारिस नीचे चला आया, जहां सहन में वो कल वाली औरत तख्त पर विराजमान थी और पास ही उसके वो बूढ़ा बैठा था। आजा बेटा। तख्त पर बैठी बूढ़ी औरत उसकी जगह अपने पास बनाते हुए बोली, मेरा नाम सईदा है और मेरा नाम शोएब है। वो बूढ़ा बोला। अपने बारे में तो बता। वो बूढ़ी औरत बोली, मेरा नाम हारिस है, मैं गांव से शहर नौकरी के सिलसिले में आया हूँ। अच्छी बात है, तुम यहाँ आराम से रहना, खाने पीने के बारे में फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं है। बहुत शुक्रिया आंटी, मैं आप दोनों का बहुत मशकूर हूँ। इस अजनबी शहर में आप लोगों ने मेरी बहुत मदद की है। अच्छा मैं चलता हूँ नौकरी की तलाश में, मेरे लिए दुआ करिएगा कोई माकूल नौकरी मिल जाए। और फिर थोड़े दिन की तगोदो के बाद उसे एक ऑफिस में क्लर्क की नौकरी मिल गई। शाम के वक्त दोनों मियाँ बीवी बातें कर रहे थे। हारिस का दिल हुआ कि वो बाहर को जाए। वो दरवाजे की जानिब बढ़ गया। कहाँ जा रहे हो बेटा? शोएब साहब बोले। जी मैं बाजार जा रहा हूँ, कुछ काम है। वक्त देखो बेटा, इतनी रात को जाओगे, हालात भी शहर के ठीक नहीं। ऐसा करना कल चले जाना, अभी तो मैं तुम्हें दरवाजा खोलने की भी इजाजत नहीं दूंगा। हारिस ये बात सुनकर चुपचाप ऊपर की जानिब वापस बढ़ गया। अच्छी मुसीबत है यार, रात के बस 9 ही तो बज रहे हैं, कौन सी आधी रात हो गई है जो मैं जा भी नहीं सकता। मगरिब के बाद कहीं जाना नहीं, डाकू ना आ जाएं। ऐसा लग रहा है डाकू तो ताक में बैठे हैं इनके घर की। वो जलता भूनता बेड पर आकर लेट गया। उसे यहाँ वैसे तो कोई परेशानी नहीं थी, मगर उन दोनों मियाँ बीवी की आने जाने की रोक टोक से वो बहुत घबरा जाता था। बिस्तर पर पड़े पड़े वो बेजार हो गया तो उठकर रोड की तरफ खुलने वाली खिड़की खोलकर खड़ा हो गया। काफी सुनसान इलाका था, आबादी भी ज्यादा नहीं थी। कब्रिस्तान के बाहर से गुजरती 2 लड़कियां जो खिड़की में खड़े हारिस को ही देख रही थी हाथ हिलाने लगीं। उनकी इस हरकत पर हारिस घबरा गया। इतनी रात को ये दोनों यहाँ क्या कर रही हैं? उसने घबरा कर खिड़की बंद कर दी। कमरे का दरवाजा खोलकर वो नीचे झांकने लगा। सहन में अब कोई भी नहीं था। वो दबे कदमों सीढ़ी उतरकर नीचे आ गया और आहिस्तगी से दरवाजे की जानिब बढ़ने लगा। पलटकर यकीन दहानी के लिए देखने लगा, दोनों मियाँ बीवी अपने कमरे में सो गए थे। अभी वो दरवाजा खोलने ही वाला था कि अचानक से सहन में लगे नीम के दरख्त पर बैठी बिल्ली गुर्राई और हारिस पर हमला कर गई। हारिस इस अचानक हमले के लिए तैयार न था। वो एकदम सटपटा सा गया। वो काली स्याह बिल्ली हारिस को बुरी तरह से घूर कर देख रही थी। हारिस घबराकर ऊपर की जानिब भागा तो पीछे से किसी नस्वानी कहके की आवाज पर वो बदहवास हो गया, जैसे उसके इरादे को नाकाम बनाने पर कोई हंस रहा हो। वो दरवाजा बंद करके बुरी तरह हाँफने लगा और बहुत खौफ महसूस करने लगा। रात भर जागते गुजरी। फजर के वक्त जाकर उसकी आंख लगी। दूसरे दिन ऑफिस से वो वापसी पर घर आते हुए पीछे से आती नुस्वानी आवाज पर पलटकर देखने लगा। कैसे हैं आप? वही 2 लड़कियां थीं, रात हारिस ने जिनको खिड़की से देखा था। हमने आपको हाथ हिलाया था मगर आपने तो ऐसे डर के खिड़की बंद की जैसे हाथ ना हिलाया हो कोई गोली मारी हो। वो शौक से लड़की मुस्कुराते हुए बोली। अब अक्सर ऑफिस से आते जाते उसकी उन दोनों से मुलाकात हो जाती थी। जिस वक्त हारिस ऑफिस से आता था वो एकेडमी से पढ़कर आ रही होती थी बकौल उन दोनों के। हारिस को शोखो चंचल सी आयमा अच्छी लगने लगी थी। अब दोनों एक दूसरे के करीब भी आ गए थे। वो अब घर की तरफ से भी मुतमईन था, पाबंदी से मनी ऑर्डर भेजता था। घर में सभी उसकी नौकरी से खुश थे क्योंकि घर के हालात अब बेहतर होने लगे थे। एक शाम आयमा ने उससे रात मिलने की फरमाइश की। तुम मेरे मालिक मकान को नहीं जानती, शाम के बाद वो मुझे घर से निकलने नहीं देते और मेरी चौकीदारी के लिए बिल्ली भी वहां मौजूद है। वो बिल्ली वाला वाकया सुनाने लगा जिसको सुनकर साथ खड़ी सहरिश जोर से हंसती। उसके हंसने पर वो मुंह बनाने लगा। वो मिलने की हामी भरते हुए घर चला आया और रात जब शोएब अंकल खाना लेकर ऊपर आए तो वो सोता बन गया। कुछ देर बाद वो नीचे झांककर सहन में देखने लगा कि कोई है तो नहीं और इत्मीनान करता हुआ वो नीचे चला आया। वो दोनों मियाँ बीवी सोने अपने कमरे में जा चुके थे। उसने सहन में लगे दरख्त की जानिब पलटकर देखा तो वहां बिल्ली भी मौजूद नहीं थी। सुख का सांस लेते हुए वो दरवाजा आहिस्तगी से खोलकर बाहर चला आया, जहां आयमा उसका इंतजार कर रही थी। सहरिश नहीं आई? सहरिश को उसके साथ ना पाकर वो बोला, नहीं, वो बोल रही थी मैं कबाब में हड्डी बनकर क्या करूंगी, तुम जाओ। वो शरारत से आंख मारकर बोली।
اس کی بات پر وہ ہنس کر غور سے اسے دیکھنے لگا، جو واقعی میں بہت حسین تھی۔ اور پارک میں چلتے ہیں۔ آئمہ اس کو سامنے بنے قبرستان کی طرف لے آئی۔ اتنی رات میں قبرستان جاتے ہوئے وہ ڈر رہا تھا۔ ڈرو نہیں، اس قبرستان کے بعد ہے پارک۔ وہ اس کے ساتھ پارک چلا آیا۔ وہ پہلی بار اس پارک میں آیا تھا۔ آئمہ اسے اپنے بارے میں بتانے لگی کہ وہ اور سہرش دونوں سہیلیاں ہیں اور دوسرے شہر سے پڑھائی کی غرض سے یہاں آئی ہیں۔ باتوں میں وقت کا پتہ ہی نہیں چلا۔ حارث کی نگاہ اپنی رسٹ واچ پر پڑی جو 2 بجا رہی تھی۔ اف، اتنی دیر ہو گئی ہے۔ وہ گھبرا کے کھڑا ہو گیا۔ ہاں چلو، سہرش بھی پریشان ہو رہی ہوگی۔ آئمہ بھی اس کے ساتھ کھڑی ہو گئی۔ دونوں باتیں کرتے پارک سے باہر نکل آئے۔ قبرستان میں کھڑا گورکن گھورتی نظروں سے حارث کو دیکھنے لگا۔ اس کی نظروں سے خائف ہوتا حارث آئمہ کو خدا حافظ کہتا گھر آ گیا۔ گھر میں داخل ہوتے ہی اس کی نگاہ درخت پر بیٹھی بلی پر پڑی جو اس کو ہی گھور رہی تھی۔ آ گئے تم؟ منع بھی کیا تھا کہ اتنی دیر تک گھر سے باہر رہنا ٹھیک نہیں ہے، پر تم سنتے نہیں ہو۔ اف، آنٹی جاگ رہی ہیں۔ وہ سر پکڑ کے رہ گیا۔ چلو اب آ گئے ہو تو کھانا کھا لو، تم نے رات کھانا کھایا بھی نہیں تھا۔ تخت پر رکھا ہوا ہے میں نے کھانا تمہارے لیے۔ باورچی خانے سے سیدہ آنٹی کی آواز آ رہی تھی۔ حارث شرمندہ ہوتے ہوئے تخت پر رکھی کھانے کی ٹرے کی جانب بڑھ گیا اور وہیں بیٹھ کے کھانے لگا۔ اسے بھوک بھی بہت زیادہ لگ رہی تھی۔ کھانے کے بعد وہ باورچی خانے کی جانب بڑھ گیا۔ سوری آنٹی، اب آپ کو شکایت کا موقع نہیں ملے گا، اور کھانا بہت ہی مزے کا تھا۔ یہ الفاظ اس کے منہ میں ہی رہ گئے تھے کیونکہ وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ وہ خوفزدہ نظروں سے آنٹی کے کمرے کی طرف دیکھنے لگا تو وہ بیڈ پر سو رہی تھی۔ ارے یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ؟ وہ گھبرا کر اوپر چلا آیا۔ دوسرے دن چھٹی تھی۔ انکل آنٹی صحن میں تخت پر بیٹھے تھے۔ وہ ان کے پاس چلا آیا۔ آپ دونوں کی شادی کو کتنے سال ہو گئے؟ وہ ان سے پوچھنے لگا۔ 50 سال ہو گئے ہیں۔ میں بیاہ کر اس گھر میں آئی تھی، اولاد کے لیے بڑی دعائیں کیا کرتی تھی پر ہوئی نہیں۔ وہ ماضی کو سوچتے ہوئے آپ دیدہ ہو گئی۔ میرے تو بس یہی بچے ہیں۔ وہ درخت کے پاس بیٹھی بلیوں کی جانب محبت سے دیکھتے ہوئے بولی۔ آپ کو بلیاں بہت پسند ہیں کیا؟ وہ سوال کرنے لگا۔ ہاں، وہ مختصر سا جواب دے کر چپ ہو گئی تو وہ درخت کے پاس بیٹھی آرام کرتی بلیوں کی جانب دیکھنے لگا۔ ان میں سے ایک بلی کی آنکھوں میں حارث کو دیکھتے ہوئے عجیب سی چمک تھی کہ وہ جھرجھری لے کر رہ گیا۔ تمہارے انکل کو بہت بولا تھا میں نے، دوسری شادی کر لو اولاد کے لیے، پر مانے ہی نہیں۔ آپ سے محبت کرتے ہوں گے نا؟ ایسی ویسی؟ سیدہ آنٹی پوپلے منہ سے دوپٹہ منہ پر رکھ کے ہنسنے لگیں۔ لیلا مجنو کی محبت مشہور تھی ہماری، وہ بتانے لگیں۔ آنٹی یہ علاقہ اتنا سنسان کیوں ہے؟ یہ علاقہ شروع سے ہی سنسان ہے، یہاں آبادی زیادہ ہے ہی نہیں۔ اس کی بات کے جواب میں وہ بولی تو وہ چپ ہو گیا۔ رات کے کسی پہر اس کی آنکھ کھلی تو نیچے سے آتی باتوں کی آواز پر وہ حیران ہوا کہ اس وقت نیچے کون ہے۔ وہ آہستگی سے کمرے کا دروازہ کھول کر نیچے جھانکنے لگا تو صحن میں شادی کا سما تھا۔ پورا صحن روشنیوں سے جگمگا رہا تھا۔ عورتیں زرق برق لباس پہنے نظر آ رہی تھیں۔ حارث نے غور کیا تو تخت پر ایک لڑکی دلہن بنی بیٹھی نظر آئی اور اس کے گرد لڑکیاں تیار ہوئی بیٹھی تھیں۔ کھانے کی خوبصورت خوشبو پورے گھر میں پھیلی ہوئی تھی۔ ایک طرف کھانے کی دیگیں رکھی ہوئی تھی تو وہ سیڑھیوں پہ کھڑا پریشانی سے یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ آجا حارث بیٹا نیچے۔ شعیب انکل کی اس پر نظر پڑی تو آواز دے کر اسے بلانے لگے۔ وہ نیچے آ گیا۔ بیٹا یہ ہماری پڑوس کی بچی ہے، اس کی شادی ہے۔ تمہاری آنٹی نے بولا تھا کہ رخصتی ہمارے گھر سے ہوگی، کیونکہ بچپن سے ہی یہ بچی ہمارے گھر آتی جاتی ہے تو محبت ہو گئی۔ انکل کی بات پر وہ آنٹی کی طرف دیکھنے لگا جو ہر کام میں آگے آگے تھیں۔ کھانا بچا تو وہ بھی بیٹھ گیا۔ اتنا لذیذ کھانا تھا کہ وہ کھائے چلا جا رہا تھا، پر اب اسے نیند آنے لگی تھی۔ دوسرے دن آفس بھی تو تھا تو وہ سونے کے لیے اوپر آ گیا۔ اسے لگا اس کے پیچھے پیچھے کوئی آیا ہے۔ اس نے 2-3 بار چونک کر اپنے ارد گرد بھی دیکھا مگر کوئی نہ تھا۔ گلاب کی تیز خوشبوئیں اس کو محسوس ہوئیں تو وہ جو بستر پر دراز تھا گھبرا کر اٹھ کر بیٹھ گیا۔ نسوانی کہہ کے اس کی سماعتوں سے ٹکرائے۔ کون ہے؟ اس نے ڈرتے ڈرتے پوچھا۔ وہ خوفزدہ سا اپنے اطراف میں دیکھنے لگا مگر کوئی نہ تھا۔ پوری رات اسے لگا کہ کوئی نسوانی ہاتھ اس کا سر سہلاتا رہا ہے۔ فجر کے وقت تک یہی سب کچھ ہوتا رہا۔ آفس میں بھی اس سے کام نہ کیا جا رہا تھا کیونکہ رات بھر وہ سو نہ سکا تھا۔
शाम वापसी में घर की तरफ आते हुए आयमा नजर आ गई। उसको देखते ही उसकी दिन भर की थकन दूर हो गई थी। वो थोड़ी देर पार्क में बैठकर उससे बातें करने लगा। पता है, कल मेरे मालिक मकान के घर में पड़ोस की लड़की की शादी थी। दुल्हन बनी लड़की को देखकर मुझे ख्याल आया कि एक दिन तुम भी ऐसे दुल्हन बनी बैठी होगी। काश, आयमा धीरे से बोली। क्या मतलब? वो ना समझी से बोला। काश ऐसा हो कि मैं तुम्हारी दुल्हन बनी ऐसी बैठी रहूं। आयमा बोली। ऐसा जरूर होगा आयमा। मैं परसों ही गांव जा रहा हूँ और जाते ही माँ से तुम्हारे बारे में बात करूंगा। क्या सच में तुम मुझसे शादी करोगे? हाँ, मैं वादा करता हूँ मैं तुमसे शादी करूंगा, वो उसे यकीन दिलाते हुए बोला। घर आकर वो तैयारी में लग गया, बैग वगैरह पैक करने लगा क्योंकि परसों वो गांव जा रहा था। आज रात भी आयमा ने उसे पार्क मुलाकात के लिए बुलाया था। पार्क से वापसी में कब्रिस्तान वाले रास्ते से आते हुए उसका पैर किसी पत्थर से अटका था और धड़ाम से किसी कब्र पर जाकर गिरा था। उसने जल्दी से मोबाइल की टॉर्च जलाई ताकि रास्ता देख सके। मोबाइल की रोशनी सीधी कब्र की तख्ती पर पड़ी। हारिस की आंखों के आगे अंधेरा आ गया था। कब्र की तख्ती पर लिखा था शोएब खान। वो बमुश्किल खड़ा हुआ। उस ही कब्र के बराबर वाली कब्र की तख्ती पर सईदा शोएब लिखा था। हारिस को लग रहा था वो बेहोश होकर रह जाएगा। क्या हो गया? गोरकन की आवाज पर वो उछल गया। वो ये वो कब्र। टूटे फूटे अल्फाज उसके मुंह से निकल रहे थे। हाँ, ये दोनों मियाँ बीवी थे। वो सामने वाले घर में रहते थे। गोरकन उस घर की जानिब इशारा करने लगा जहां हारिस रह रहा था। आज से 5 साल पहले आधी रात में उनके घर डाकू घुस आए थे। डाकुओं ने दोनों मियाँ बीवी को कत्ल कर दिया था। बेटा, ध्यान रखा करो, हालात ठीक नहीं है, यहाँ डाकू होते हैं। हारिस को बेसाख्ता उनके जुमले याद आ गए। इतना डरे हुए क्यों हो? गोरकन उसके चेहरे पर उड़ती हवाइयां देखकर बोला। नहीं, कुछ नहीं, वो थूक निगलता हुआ बोला और तेजी से घर की जानिब दौड़ा। मुझे अभी यहीं से निकलना होगा। वो खौफ से धड़कते दिल के साथ घर में दाखिल हुआ और तेजी से ऊपर चला आया। सामान समेटने लगा कि कमरे के दरवाजे पर होने वाली दस्तक पर वो उछल सा गया। सीढ़ियों वाली खिड़की से देखा तो सीढ़ी पर आयमा खड़ी हुई थी। तुम यहाँ कैसे? वो पसीना साफ करते हुए बोला। मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। उसकी इस बात पर वो सर हिलाता जल्दी जल्दी चीजें उठाने लगा। उसके दिमाग में झमाका हुआ। तुमको कैसे पता मैं जा रहा हूँ? वो पास खड़ी आयमा से पूछने लगा। तुम कहीं नहीं जाओगी आयमा, तुम इस तरह अपने कबीले की नाफरमानी नहीं कर सकती, पीछे से सहरिश बोली। वो हैरान परेशान सब कुछ देख रहा था। हारिस, आयमा ने आपको हकीकत बताने से मना किया था, मगर मेरे ख्याल से आपको हकीकत से वाकिफ कर देना चाहिए। आयमा के लाख रोकने के बावजूद सहरिश बताने लगी कि उनका ताल्लुक जिनों के कबीले से है और सहन में लगे नीम के दरख्त पर वो अरसे दराज से अपने आबाओ अजदाद के साथ रहती चली आ रही हैं। वो जो बिल्लियों के रूप में आपने देखा था वो हम ही थे। पहले ही दिन जब आपने इस घर में कदम रखा था तब ही आप आयमा को अच्छे लगने लगे थे। मैंने उसे बहुत रोका, अगर ये आपके साथ जाएगी तो हमारे कबीले के बड़े तो उसको मार ही देंगे, साथ ही आपकी जान को भी खतरा है। सईदा आंटी जब ब्याह कर आई थी यहाँ, उनको तभी हमारी मौजूदगी का पता चल गया था। उनकी कोई औलाद नहीं थी, हम ही उनकी बेटियों की तरह हैं, पर वो दोनों भी कब के मर चुके हैं। ये घर खाली वीरान खंडर है, इधर कोई जिंदा इंसान नहीं है। उस रात जो आपने शादी देखी थी वो हमारे कबीले की लड़की की थी। हारिस को लग रहा था कि किसी भी वक्त उसका दिल बंद हो जाएगा। उसका पूरा वजूद पसीने में भीगा हुआ था। हारिस, तुम कहीं नहीं जाओगे बेटा, तुम तो हमारे बेटे की तरह हो। शोएब अंकल सीढ़ी चढ़कर उसकी तरफ आने लगे। खौफजदा होकर उसने दरवाजा बंद कर दिया। अल्लाह मेरी मदद कर, मैं कहाँ जिनों और रूहों में फंस गया हूँ। वो फूट फूट कर रोते हुए अपने लिए मदद मांगने लगा, कलमा पढ़ने लगा, आयतल कुर्सी पढ़ने लगा। पूरी रात वक्फे वक्फे से दरवाजे पर होने वाली दस्तक और सईदा आंटी की सिसकती हुई आवाज उसको जाने ना देना, मैं नहीं जाने दूंगी, मेरा कोई बच्चा नहीं है, ये मेरा बच्चा है की आवाज उसके कानों में हथौड़े की तरह बरस रही थी और साथ में नुस्वानी बैन करती हुई आवाज जो आयमा की थी। हारिस, तुमने मुझसे वादा किया था, तुम ऐसे कैसे जा सकते हो? मैं तुमसे शादी करूंगी। वो दोनों हाथ कानों पर रखे दरवाजे से पुष्ट लगाए बैठा रहा और कलमा पढ़ता रहा। फजर के वक्त आवाजों का सिलसिला रुका।
उसने दरवाजा खोलकर नीचे झांका जहां अब खामोशी थी। वो बैग उठाए अंधाधुंध सीढ़ियां उतरता हुआ दरवाजा खोलकर बाहर की जानिब भागा। वो बुरी तरह से बस भाग रहा था और बाहर रोड की जानिब आकर आसमान की जानिब देखते हुए शुक्र के आंसू उसके गालों पर बह रहे थे। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि वो जिंदा बचकर आ गया है। सोचकर उसके रोंगटे खड़े हो रहे थे कि वो 6 माह तक रूहों और जिन्नों के दरमियान रहा था। आज इस बात को 10 साल बीत गए और पिछले 8 साल से वो यहाँ शहर में अपनी माँ और बीवी बच्चों के साथ मुकीम है। आज किसी काम से जब वो अपनी बीवी के साथ उस इलाके से गुजरा तो इत्तेफाक से उस घर के पास से उसका गुजर हुआ। घर के पास से गुजरते हुए उसके जिस्म में सर्द सी लहर दौड़ गई। आज भी वो घर ऐसा ही वीरान पड़ा था। हारिस की निगाह बेइख्तियार उस कमरे की खिड़की की जानिब उठी जहां उसने 6 माह क़याम किया था, मगर वहां के मंजर ने उसे दहशत में मुब्तला कर दिया। आइमा खिड़की में खड़ी मुस्कुराती हुई उसको हाथ हिला रही थी। हारिस ने खौफजदा होकर अपनी निगाहें नीची की और दिल में कलमा पढ़ते हुए गाड़ी वहां से तेज दौड़ाकर निकल खड़ा हुआ।